बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू तो हमेशा की तरह आज भी बहुत से हैं, बहुत अहम ख़बरें हैं, लेकिन एक सवाल है जो बाद लोगों ने उठा दिया है। बाद लोगों का ख़्याल है कि जुमा के दिन इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद वही सूरत हाल पैदा हो गई है जो जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक़ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान थी। इसलिए ऐन मुमकिन है कि खान साहब के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाए, बगावत का मर्तकब करार देकर उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जनरल फैज़ हमीद अगर वादा गवाह बन जाते हैं और साबित हो गया कि खान साहब बगावत पैदा करने का कोई मंसूबा रखते थे, तो उन्हें उम्र कैद या मौत की सज़ा दी, फांसी की सज़ा भी हो सकती है, यानी अगर इस मफरूज़ा को तस्लीम कर लिया जाए। ये मुबस्सिरीन जो हैं, ये हालात के उस फ़र्क को मलहूज़ नहीं रखते जो 1977 से 1979 तक था और जो आज है। सियासत में इतनी अहमियत अफराद की नहीं होती जितनी सूरत हाल की होती है। सिचुएशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अव्वल तो ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल का इल्ज़ाम था। सानियन उन्होंने एक इतना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया जिसमें एक ही फरीक की बका मुमकिन थी। कहा जाता है कि जब वो मिलने के लिए गए जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक़ मरी में उनसे, भुट्टो साहब से, तो भुट्टो ने उनसे कहा, ये पीपल्स पार्टी के लोग कहा करते थे कि मैं तुम्हारी मूँछों के तस्मे बनाऊंगा जूते के। मुमकिन है ये बात दुरुस्त ना हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में हकीकत तो नहीं होती आम तौर पे, और मुबालगा बहुत होता है। लोग दास्तानों के शौकीन होते के सुनने के शायक होते हैं और विलिंगनेस टू बिलीव होती है। लेकिन ये मलूज रखिए कि भुट्टो को फांसी देने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा था। ये बात सही है कि जजों पे दबाव डाला गया, उन्हें तरगीब दी गई, ये बात भी दुरुस्त है कि गवाह सरकारी एहतमाम से लाए गए, उनसे कहा गया कि वो वादा माफ गवाह बन जाएं और इसके बाद सदर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके उन्हें माफ़ कर देंगे। यह अलग बात है कि बाद में सिचुएशन ऐसी हुई कि ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन वाक़या ये, और अब तो देखिए उन्हें, यानी अगर कानून की पैरवी की जाती और अगर उसे मलहूज़ रखा जाता कानून को, तो भुट्टो को अपने फांसी की सज़ा नहीं हो सकती थी। इसलिए किसी अदालत में उस केस को बतौर नज़ीर के पेश नहीं किया जाता। और अब तो फिर खैर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही सादर कर दिया, उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। मगर वाक़या क्या है? वाक़या ये है, यानी कानूनी तौर पे इसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता था। कानून एक बुज़ुर्ग साहबी के लिए बहुत सख्त सज़ा, बहुत सख्त संगीन मामला था और किबार साहबा में से एक थे, तो वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा पेश हुआ। इस वक्त तफसील का मौका नहीं है, तो उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई, शवाहिद पूरे नहीं थे। तो उन्होंने जनाब उमर फ़ारूक आज़म से पूछा, उनका दौर था कि उमर तुम मुझे सज़ा देते, तो उन्होंने कहा कि गवाह पूरे नहीं थे, शहादतें मुकम्मल नहीं थी। और उससे भी ज़्यादा एक वाक़या है, अब मुझे याद नहीं, यज़दगर्द उसका नाम था, क्या था, आखिरी जो ईरान का हाकम था या कमांडर इन चीफ था, वो आया मदीना मुनव्वरा में, उसे गिरफ़्तार करके लाया गया। वो बहुत बड़ा तीरंदाज था, उसने कई बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की थी और बहुत से लोगों को मार डाला था। खैर वो पकड़ के लाया गया और ये मशहूर वाक़या है कि उसने कहा कि वो जनाब उमर फ़ारूक जो हैं वो कहीं सो रहे थे खजूरों के झुंड में, किसी जगह उन्हें ले जाया गया, उनकी आंख खुली तो उन्होंने उसे देखा हैरत से और उसके शाही लिबास से बहरहाल उसे पहचान लिया और कहा मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उसने कहा कि मुझे पानी का प्याला मिल सकता है, तो पानी उसको पेश किया गया।
उसने कहा कि मुझे अंदेशा है कि ये पानी पीने से पहले ही मुझे कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जनाब उमर फारूक आज़म ने कहा कि नहीं, इसका कोई सवाल नहीं पता। उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। वो पानी उसने गिरा दिया और कहा कि अब आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। मुकदमा जो है वो पेश हुआ। वहाँ जो लोग मौजूद थे, जाहिर है बड़े लोग थे कि बार साबित है, तो उन्होंने ये मुश्तरका तौर पर फैसला दिया कि अब इस आदमी को कत्ल नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर कानून का फ़ायदा जो है उसमें कोई ज़रा सा भी शुबा हो तो उसका फ़ायदा मुल्ज़म को पहुंचता है, मगर इसमें कोई शुबा नहीं है कि नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान को कत्ल भुट्टो ने कराया था। 45 साल गुजर चुके हैं और कोई दूसरी शहादत नहीं मिली। कोई उनके दुश्मन की निशानदेही किसी ने नहीं की, किसी फ़र्द की या किसी गिरोह की कभी निशानदेही नहीं की। अलबत्ता ये है कि कानून के मुताबिक होता तो नई सज़ा उन्हें मिल सकती थी। अच्छा, इसमें कोई शुबा नहीं है कि भुट्टो अपने दौर के सबसे मकबूल लीडर थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, और फैक्टर भी थे। मसलन उन्होंने कौम परस्ती के जज्बात को उभारा। उनके मकबूलियत का दौर शुरू होता है अक़वाम मुत्तहिदा में 65 में उनकी तकारीर से, और बाद में भी उनकी तकारीर से, जिसमें उन्होंने कौम परस्ती के जज्बात उभारे इंडिया के ख़िलाफ़। और वो मकबूजा कश्मीर में ख़ास तौर पे और इंडियन मुसलमानों में पॉपुलर थे। वो चुनांचे मकबूल भट्ट की फांसी पे उन्होंने हड़ताल की अपील की तो हो गई थी। फिर वो कैदी वापस लाए थे, इलाका वापस लिया था इंडिया से, आम आदमी को पासपोर्ट की आज़ादी दी थी। पासपोर्ट बनाना तो बहुत ही मुश्किल था और उसकी वजह से ये पाकिस्तानियों के बाहर जाने का रास्ता खुला। दस्तूर बनाया और एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जो कोई आसान काम नहीं था, और इंडिया को ठिकाने पे रखा। बल्कि अमेरिका से भी वो मतलब ये कि इस तरह बात नहीं करते थे। हमारे लोग तो बिल्कुल ही ज़हनी ग़ुलामी के मारे हुए हैं। वो बहरहाल एक पढ़े लिखे आदमी थे, अपनी असली दुनिया को समझते थे। प्रॉब्लम उनका ये था कि वो एक मुंतक़िम मिजाज आदमी थे। दूसरी बात यह है कि अगरचे उन्होंने 37% वोट लिए और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी थी, और पार्टी भी ऐसी जो एक बिरादरी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, यानी उनके कारकुन सिर्फ सियासी इज्तिमात में इकट्ठे नहीं होते थे। हम देखते थे लाहौर में जब कभी वॉक करने के लिए जाते थे, लॉरेंस गार्डन में बिलअमूम उस ज़माने में जाते थे, तो पीपल्स पार्टी का कोई ना कोई ग्रुप जो है वहाँ कारकुनों का, वो वहाँ घूम रहा होता था। यानी वो वॉक भी इकट्ठे करते थे, इकट्ठे खाने खाते थे, मिलते जुलते थे। मगर उनकी मकबूलियत जो है, उन्होंने जो वोट लिए थे वो 37% थे। और दिलचस्प बात यह है कि 1988 के इलेक्शन में बेनज़ीर ने 39% वोट लिए। लोग उकता चुके थे और एक बड़ी गलती कर चुके थे ज़िया-उल हक़ जुनेजो को बरतरफ करके, और लोग उकता भी जाते हैं। 10 साल की हुकूमत कोई मामूली हुकूमत तो नहीं होती। भुट्टो ही की मकबूलियत के बल पे, अगरचे बेनज़ीर ने बड़ा बोल्डनेस का मुजाहरा किया, कैद काटी, जलावतनी काटी और अपने मौक़िफ़ पे डटी रहीं, पार्टी को मुनज़्ज़म जितना रखने की कोशिश हो सकती थी, जो भी कोशिश सही हो सकती थी उन्होंने की। तो मुकाबले में फ़ौज ने और खुफिया एजेंसियों ने, PNA तो पहले से मौजूद थी, और उसे ढाल दिया उन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद को, पाकिस्तान नेशनल अलायंस को। इसके बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर थी, 39% वोट लेकर, और उसका हाथ था, वसाइल मुहैया किए गए। ये सबको मालूम है कि उन्हें वसाइल मुहैया किए गए, और उसकी तो सारी तफसीलात भी अब मौजूद हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं। तो 39% वोट लेकर वो जीत गई, और अगर फ़ौज पुश्त पर न खड़ी होती, एजेंसियाँ न पुश्त पर खड़ी होती, तो पंजाब में भी नवाज शरीफ हुकूमत नहीं बना सकते थे।
इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट इतने ताकतवर थी कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी का सदर बनाया ग़ुलाम इसाक़ खां को, और जनरल साहब को अपना क्या नाम था उनका, उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया, वज़ीर ख़ारिजा बनाया, और वज़ीर ख़ज़ाना भी अपनी मर्ज़ी का बनाया। बेनज़ीर भुट्टो बहुत ठाठ से हुकूमत कर सकती थी, इसके बावजूद कि फ़ौज के उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, जिनमें से अक्सर गलत साबित हुए। लेकिन जनाब आसिफ अली ज़रदारी उनकी जान को अटक गए, उनके लिए बड़ा बोझ साबित हुए, खुल्लम खुल्ला जो करप्शन के मुर्तकब थे। और उन्हें इसका एहसास ना तब था ना अब है कि भाई ख़राबी अगर आदमी करता है तो वो एक चीज़ है, और एक ये है कि उसका ऐलान करता फिरे, उस पर फ़ख्र करे। तो नवाज शरीफ उनसे कम नहीं थे, मगर जरदारी साहब का अंदाज़ ही दूसरा था। मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान खान ने मुझे बताया उस ज़माने में वो एक जुनून के साथ लगे हुए थे शौकत खानम के लिए फ़ंड जमा करने के लिए, तो वो हर एक से मिलते थे, जरदारी साहब से भी मिलने के लिए गए। तो उनकी मौजूदगी में कुछ लोग वहाँ थे, उनकी मौजूदगी में, इमरान खान की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जिस बैंक से, सरकारी बैंक तो सरकारी थे ज़्यादातर, और जिस बैंक से जो सरकारी नहीं भी थे उनमें भी इन्फ्लुएंस था, बाद में तो कुछ प्राइवेटाइज हो गए, वो अपना जितने पैसे चाहिए कर्ज बैंक से ले ले, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 10% दे दो। उसी लिए उनका नाम नंबर 10% उनका नाम मशहूर हुआ था। और वो 2 तासुर वहाँ से लेके आए, जिसका उन्होंने मुझसे इजहार भी किया बाद में कि बहुत ही चेयरफुल आदमी हैं और खुशबाश, ये गुफ्तगू बड़ी करते हैं ऐसी, यानी खुशबाश नज़र आते हैं। और दूसरा ये है कि करप्शन उनके नज़दीक कोई चीज़ नहीं है, वो तो उनके लिए मसला बन गया। और बहुत बाद में बेनज़ीर को इसका एहसास हुआ, जब वो ख़ुद दुबई में रहने लगी और वो अमेरिका में, और वहाँ उन्होंने जनाब जो कुछ किया उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, कभी बाकी सामने आएंगी। हुसैन हक्कानी साहब को पाला उन्होंने, और हुसैन हक्कानी जो है वो क्या चीज़ है ये लोग समझते ही हैं। भुट्टो इतने मकबूल थे कि उन्हें फांसी से बचाने के लिए कारकुनों ने खुद सोजी तक की, लेकिन सब जानते हैं कि भाई उसके बाद सन्नाटा छा गया। उनके पार्टी के लीडरों ने कोई वफादारी का मुजाहरा नहीं किया, आफियत पसंद लोग थे। अब भी वैसे तो पीटीआई में भी आफियत पसंद लोग काफ़ी हैं, लेकिन सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। भुट्टो का एक मसला था, एक दो ने मौज़ूद बनने का शौक़ था, एक तारीख़ साज शख्सियत का, और ये बात उनके ज़हन नरगिसियत का शिकार, नार्सिसिज्म का शिकार थे वो, कि मैं तारीख़ का रुख बदल दूंगा और ये कर दूंगा। तारीख़ का क्या रुख बदलना होता है? जो लोग तारीख़ का रुख बदलते हैं उनमें इनकसार होता है, और वो उनकी तवज्जो इस पे होती है आम आदमी की अमन व अमान हो, आम आदमी के बहबूद हो, अदारे ताकतवर हों। लेकिन वो जो नरगसियत का शिकार आदमी है वो तो इन चीज़ों को समझ नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि ज़हानत कोई बड़ा असासा नहीं है, ज़हानत के साथ हमेशा कोई चीज़ जुड़ी होती है, या मुस्बत या मनफी जज्बा जुड़ा होता है। 1/3 से ज़्यादा पुरजोश कारकुनों की हमायत उन्हें हासिल थी, उससे भी ज़्यादा 37%। बेनज़ीर ने, मैंने ऑब्जर्व किया, 39% वोट ली। मगर एक बात जो है वो अक्सर नज़रअंदाज की जाती है, उसका कोई चर्चा भी नहीं हुआ ख़ास। 1983 में गैलब वजूद में आया, और उसने, या उससे ज़रा पहले हुआ लेकिन सर्वे उसने 1983 में शुरू किए, और बाद अजीब इंकशाफात हुए। यानी वोट तो उनके थे 1/3, जो कुछ गिर गए थे बेनज़ीर की अदम मौजूदगी की वजह से। वो वापस आई, उन्होंने तहरीक चलाई तो फिर बढ़ गए। लेकिन 59% लोग पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ थे, भुट्टो की मुंतक़िम मिजाजी की वजह से। नावक ने तेरे सैद न छोड़ा ज़माने में, तड़पे है मुर्ग़ क़िबला नुमा आशियाने में। दूसरी बात यह है कि वो जो इत्तेहाद बनाया इस्लामी जमहूरियत, ANP तक बादशाह खां की और अब्दुल वली खां की ANP तक उसमें शामिल हो गई,
और उन पर गोली चलाई थी 1976 के जलसा आम में, और उनके कारकुन मार डाले थे जब अजमल खटक जो भागकर अफ़गानिस्तान चले गए थे, पाबंदी लगा दी थी उस पर। भुट्टो ने तब्दीली की बात की थी, इमरान खान ने भी तब्दीली की बात की। भुट्टो ने वोटरों को तकसीम कर दिया था, हर घर में कोई पीपल्स पार्टी का हामी था, कोई मुखालिफ था, या लोग उनके पुरजोश हामी थे या मुखालिफ थे। यही काम इमरान खान कप्तान ने कर दिखाया है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर भुट्टो की हमायत जो है वो अगर 37% थी, तो नजम सेठी तक मानते हैं कि हर 10 में से 7 आदमी इमरान खान के हामी हैं, उनसे तकरीबन 2 गुना मकबूलियत है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था, चीन ने एक सर्वे कराया, तुर्की ने एक सर्वे कराया 2 बरस पहले, अमेरिका ने कराया, सऊदी अरब ने कराया, और मुझे सऊदी अरब के सर्वे का पता है कि 70% हमायत थी, और 2022 के इलेक्शन में वो ज़ाहिर हो गया, उससे कुछ अर्सा पहले वो सर्वे हुआ था। भुट्टो अपने कारकुनों के महबूब थे, उनके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी, लेकिन इमरान खान उनसे बहुत ज़्यादा मकबूल है, और उसकी वजूहात है। भुट्टो तो खुद तरसी का शिकार हो गए थे, उनकी किताब पढ़िए इफ आई एम असैसिनेटेड, तो वो खुद से अपने आप पे तरस खा रहे हैं और ववेला बहुत कर रहे हैं। इमरान खान ने उसके मुकाबले में बड़ी शुजात का मुजाहरा किया है, और वो बड़ी एक उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि वो ख़ुद को देवता समझते हैं। खैर, उनमें एक बरगुज़ीदगी का एहसास तो है, देवता क्या, अगर आप उनसे बात करें खुलकर तो अपनी गलती बाज़-औक़ात वो मान भी लेते हैं और बात सुनते भी हैं। भुट्टो को तो आप बात नहीं सुना सकते थे आसानी से। फिर ये है कि वह कलेक्टिव सबकॉन्शियस के करीब है। इमरान खान जो है वो कौमी मिजाज से करीब हैं। आपने गौर किया होगा कि भुट्टो कायद-ए-आज़म और इकबाल का हवाला बहुत शाज़ कभी देते थे, वेरी रेयर। वो खुद को उनसे बड़ा आदमी समझते थे। और वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा कहा था, मैं कश्मीर की तारीख, कश्मीरियों की तारीख का सबसे बड़ा लीडर हूँ। अल्लामा इकबाल को भी हड़प कर गए, उनको भी, अपना अली गिलानी को भी। फिर जो एक और काम किया है उसने, इमरान खान ने, वो है कि शान रसालत के लिए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के और दूसरे जो मौक़े मिले उस पर उन्होंने बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी के वाक़यात हुए थे और इस्लामिक फ़ोबिया का एक आलमी दिन मनाने की मंजूरी हासिल की अक़वाम मुत्तहिदा से। उन्होंने पख्तूनख्वा में उन्हें हुकूमत मिली तो उन्होंने स्कूलों में कुरान मजीद का तर्जुमा राइज किया और यकसा निसाब वो नाफज करना चाहते थे। इस पर बहुत काम हो चुका था और बहुत संजीदगी से काम हुआ था। कौमी तराना बजाया जाता है, कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाई जाती है। इकबाल का वो मुस्तकिल हवाला देते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ें जिसका मैंने तर्जुमा किया था, मैं और मेरा पाकिस्तान, तो उसमें एक पूरा बड़ा वसी चैप्टर है इकबाल पे उनका, और इकबाल से मुतअस्सर हैं वो बहुत, मौलाना रूम से भी हैं। अगर जो पढ़ा उन्होंने इतना बहुत ज़्यादा शायद ना हो, लेकिन है। फिर ये है कि जब उन्हें हुकूमत मिली हालात कितने ख़राब थे, इसके बावजूद उन्होंने भूखों के लिए खाने का बंदोबस्त किया, रहाइश का बंदोबस्त किया, बड़े शहरों में सही, महदूद हद तक की सही, और दरख्त लगाए, मईशत को ठीक किया, और बड़ा एक कारनामा अंजाम उन्होंने ये दिया, हेल्थ कार्ड जारी किया जिसकी तीसरी दुनिया में तो कोई मिसाल नहीं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इस बड़े पैमाने पर यह काम कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि जिस दिन उन्हें निकाला गया तो वो जो हज़ारों आदमी उमड़ पड़े वो बिला वजह नहीं उमड़ पड़े थे, हालांकि वो इमरान खान इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत उनके मुखालिफिन की कमज़ोरियाँ हैं। जरदारी और शरीफ ख़ानदान सर से पाँव तक करप्शन में लुथड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं अगर मेरे असासे मेरी आमदन से ज़्यादा है तो किसी को क्या तकलीफ़ है, और जरदारी साहब फरमाते हैं टेलीविज़न पे बैठ पे, टेलीविज़न पे, कि अगर मैंने दूसरों के नाम पे खाते खोले हैं तो वो कसूरवार है, मैं तो कसूरवार है, मैं तो साबित कर दूंगा अदालत में।
उनके नज़दीक चालाकी ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी मता है, और किताब से और इल्म से दोनों को रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं है। इमरान खान भी बहुत वसी मताला करने वाले आदमी नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, कुछ न कुछ पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों से मिलते भी हैं, कुछ लर्न करने की ख्वाहिश भी है। देखिए, इमरान खान पे कत्ल का कोई मुकदमा नहीं है, कोई अदालत उन्हें उम्र कैद की सज़ा की या फांसी की सज़ा नहीं दे सकती। मिलिट्री कोर्ट दे सकती है, लेकिन इस फौजी क़यादत का ये रुझान नज़र नहीं आता। मैं नहीं समझता हूँ जिस लहजे में उन्होंने बात की उन्हें करनी चाहिए थी। पीटीआई वाले इस पर नाराज़ बहुत होते हैं, इसलिए कि बड़ा जज्बाती उनका ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ काबिल फ़हम भी है। जब एक आदमी को निजात दहिंदा समझ लिया जाता है और इस बात को नहीं समझा जाता कि असल में अदारे कायम करने की ज़रूरत होती है। एक कैडर पार्टी में तंजीम चाहिए, सिविल सर्विस अच्छी चाहिए, टैक्स कलेक्टर्स अच्छे चाहिए, आर्मी अच्छी चाहिए जो अपने काम में महारत रखती हो, सियासत में दखल ना दे। ये फ़ौज दखल देती है तो इसमें तना फ़ौज तो कसूरवार नहीं है, ये नहीं कि उसको बेकसूर साबित किया जाए, इसका तो कोई जवाज़ नहीं है कि वो दखल दें। लेकिन सियासी पार्टियों का हाल क्या है, जिसको चाहे पार्टी का सरबराह जो है वो नामजद कर दे। हालांकि भी वो भी कहते हैं, जरदारी साहब भी कहते हैं टिकट मैं दूंगा, इमरान खान साहब भी कहते हैं टिकट मैं दूंगा, और नवाज शरीफ साहब तो सिर्फ ये नहीं कहते कि टिकट मैं दूंगा, वो कहते हैं इधर लाओ पार्टी के लिए चंदा लाओ। वो चंदा कहाँ जाता है? वो जो उन्होंने 100 अरब रुपये का फंड बनाया था मोहतरमा के लिए, जिसको सरबराह बनाया था अपनी साहबजादी को, नौजवानों को कर्जा देने के लिए, और अदालत ने उसकी इजाज़त नहीं दी तो उसके लिए 100 रुपये फीस मांगी गई थी। वो आज तक उसकी कोई वजाहत नहीं की गई। कहा जाता है कि 1 करोड़ 70 लाख दरखास्तें आई थी, तो 1 अरब 70 करोड़ रुपए बनते हैं। अब वो मुमकिन है ये दादोशुमार बिल्कुल एग्जैक्टली दुरुस्त ना हो, लेकिन बहरहाल आज तक इसकी कोई वजाहत तो नहीं की गई कि वो रुपया कहाँ गया। मुल्क की सारी सियासी क़यादत जो है वो भुट्टो से खौफजदा थी। कारोबारी हलकों को उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया था नेशनलाइजेशन करके। मईशत की तबाही का अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है, ये लोग भी जिम्मेदार हैं, शरीफ ख़ानदान भी और भुट्टो ख़ानदान, ये अपना बेनज़ीर भुट्टो भी और जरदारी भी, कि करप्शन को ऐसा रवाज दिया इन्होंने जिसकी कोई याद नहीं। लेकिन भुट्टो ने जो मईशत बर्बाद की, बेयकीनी पैदा की, और ब्रेन ड्रेन भी हुआ, सरमाया भी मुल्क से बाहर चला गया। ये भी डरते हैं खान साहब। मैंने हमेशा उनसे ये अर्ज़ किया कि खौफ पैदा नहीं करना चाहिए, मुखालफिन के लिए एक रास्ता खुला रखना चाहिए। देखिए उस वक्त सूरत हाल क्या थी। सूरत हाल ये थी, अब्दुल वली खान ने कहा था कब्र एक है और आदमी दो है। आज ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आज जो है, देखिए इमरान खान जो हैं वो मुल्क में, उन्होंने आज कहा भी है कि मैंने मुल्क को एक नुक्ते पर जमा कर दिया। देखिए पंजाब और पख्तूनख्वा में तो उनका कोई मद्दे मुकाबल भी नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल में रहते हुए हरा दिए। बाद लोग कहते हैं 70,000 वोटों से, बाद लोग कहते हैं 30,000 वोटों से। एक साहब ने कल कहा कि पिछली दफ़ा 30,000 वोटों से हराया था, अब 70,000 वोटों से हरा देगी, और सभी लोग ये बात तस्लीम करते हैं। लोग जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो जमहूरियत तो को हम ज़ुबानी मानते हैं, दिल से तो नहीं मानते। उनकी ख्वाहिश है कि ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान की तो ख्वाहिश है, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, कि उनको रास्ते से हटा दिया जाए। मेरा ख्याल है जरदारी साहब ये नहीं चाहेंगे, वो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। पख्तूनख्वा में उनकी हमायत 70 से 80% है, पंजाब में भी कम बेश इतनी है, और उससे 2-4%, 5% कम हो सकती है। तो एक बात यह है, मैंने हमेशा खान साहब से अर्ज़ किया कि मुखालफिन को खौफज़दा न करें। एक बड़े मकसद के लिए बहुत कुछ ज़ब्त से काम लेना पड़ता है। मैंने तो ये भी उनसे अर्ज़ किया था कि उन्हें तो तकरीरें करने की और दबाव बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। वोट तो उनके हैं, उन्हें मुल्क को इलेक्शन तक ले जाना चाहिए, और इलेक्शन होगा तो वही नतीजा निकलेगा जिसका 2022 में ऐलान हुआ, 8 फरवरी में उसमें यानी धांधली करके और रिज़ल्ट तब्दील कर दिए गए। लेकिन ये तो वाज़ेह है कि 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से वो जीत गए थे।
उनके मद्दे मुकाबल अगर कोई हो सकता था, पीपल्स पार्टी तो सिर्फ बन गई पार्टी देई सिंध की, कराची से भी देश निकाला उसको मिल गया, क्योंकि कराची के साथ कभी उसने सलूक ना भुट्टो साहब ने किया ना बेनज़ीर ने। ज़रूर वहाँ पे मतलब ये है कि खूनरेजी को रोका, वहाँ पे लिसानी फसादात को रोका, मगर ये ओन कभी नहीं किया पीपल्स पार्टी की क़यादत ने। पीपल्स पार्टी का वडेरा कराची से एक गरज रखता है और कराची वाले भी उन्हें पसंद नहीं करते। दो तरफ़ा है ये, क्योंकि हमारे मिजाज में रवादारी तो है नहीं। नवाज शरीफ उनका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन एक तो वो बीमार हैं, उम्र बढ़ गई। उम्र देखिए इमरान खान की भी उतनी है, लेकिन इमरान खान एक एक्सेप्शन है। जो आदमी हर रोज़ 90 मिनट वर्जिश करता हो और हर तरह के हालात में रवा रखता हो वर्जिश, और खाने पीने के मामले में भी मतलब यही है कि वो ये कि खुश खुराक आदमी है मगर गैर मोहतात नहीं है। मैंने उन्हें पानी वगैरह के मामले में और चीज़ों में बहुत मोहतात देखा, और नाश्ते में ख़ास तौर पे वो बड़ी एहतियात करते हैं कि क्या चीज़ उन्हें ज़रूरत है। और वो तो उनकी सेहत तो ऐसी है जैसी एक जवान आदमी की सेहत है। एक दफ़ा गोल्डी हमारे जो मुश्तरका दोस्त हैं, उन्होंने उनसे कहा आप 56 साल के हो गए, नौजवानों की तरफ बात करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं 56 साल का, मैं तो 38 का हूँ। वो एक मशीन होती है जो उम्र बताती है, तो वो सेहतमंद है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद तरसी का शिकार बहुत हैं, बीमार हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गुर्दों का भी शायद मसला है या नहीं है, दिल से दिमाग को जाने वाली रग कमज़ोर है, दिल का मर्ज़ लाहक है, और अब तो उनकी याददाश्त जो है वो भी जवाब दे रही है। पहले भी मैंने आपसे बहुत पहले अर्ज़ किया था कि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़राब है, लेकिन अब तो ताज़ा इत्तलात ये हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल ही बात भूल जाते हैं। इसमें अगर उनका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाता, जिसकी उन्हें इजाज़त तो दी जानी चाहिए, पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं है डेमेंशिया का, वो मुल्क से बाहर जाएं, अपना इलाज करें। अमेरिका में और यूरोप में ऐसे माहिरीन मौजूद हैं। उस ये जो डेमेंशिया के लोग शिकार होते हैं तो अपना नाम तक भूल जाते हैं बाज़ औक़ात, और मुखातिब का तो क्या ज़िक्र है, और थोड़ी देर पहले की बात भूल जाते हैं, और आखिर को नौबत यहाँ तक भी पहुँच जाती है कि वो बहुत ज़रूरी काम जो है, खाना पीना, खाना खाया है नहीं खाया, नमाज़ पढ़ी है नहीं पढ़ी है, और पानी पिया है नहीं पिया, ये भी भूल जाते हैं, बाथरूम जाना भूल जाते हैं। देखिए एक और बात ज़हन में रखिए, एक ही चॉइस है इस वक्त इमरान को। जो सूरत हाल बलूचिस्तान में पैदा हो चुकी है उसकी संगीनी का दानिश्वरों का एहसास नहीं है। पढ़े लिखे लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, हुकूमत की हिकमत अमली यही है कि ताकत से उसे दबा दिया जाए, हालांकि ये सिर्फ ताकत से नहीं दबाई जा सकती, कहीं ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। मतलब जो फॉरेन एजेंट्स हैं जो बाहर से पैसा लेते हैं, जैसे हरबियार मरी ने कहा कि शैतान से भी पैसा लेना पड़े तो लेंगे, तो ये शायद बरहमदाग मुफ्ती ने कहा। इमरान खान जो हैं वो दहशत गर्दी के मामले में वही सबसे मौसर रोल अदा कर सकते हैं, बलूचिस्तान को कूल डाउन कर सकते हैं। पख्तूनख्वा में कौम परस्ती जी की जो हौलनाक लहर जिसकी तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं फवाद चौधरी, उसका इलाज भी इमरान खान है। और ये तसव्वुर भी दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान मंजर से हटा दिए गए तो उनका कोई जानशीन नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। अव्वल तो वो मरहला नहीं आएगा, मैं नहीं समझता फौजी क़यादत इस तरह सोच रही है। खुदा न खास्ता आ ही गया तो जिस आदमी को वो नामजद कर देंगे वो उनका जानशीन होगा, जिसका नाम ले के वो कह देंगे तो वो उनका जानशीन होगा। मेरा ख्याल है वैसे वो मरहला नहीं आएगा। ख़बरें बहुत सारी थी, मैंने उन सबको नज़रअंदाज किया, अहम ख़बरें हैं बड़ी, लेकिन ये कि लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने 8 सितंबर के जलसा आम के हवाले से बहुत बड़ा फ़ैसला सादर किया। ये कहा है कोई रुकावट न डाली जाए, कारकुनों को गिरफ़्तार न किया जाए, किसी तरह की कोई मुश्किल पैदा न की जाए। और हरफ़ आखिर ये है
कि संग जानी के जलसे में अगर लोग उमड़ पड़े, अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन और लीडर ये बात समझते हैं कि ये फैसला, ये जलसा है, इसकी अहमियत को समझ गए और खल्क़ खुदा उमड़ पड़ी, तो शायद इसी दिन मुल्क के मुस्तक़बिल का फ़ैसला हो जाए, यानी मुल्क की समत का तयन हो जाए। फ़ैसला तो एक लम्हे में नहीं होता, तमाम जेन्युइन फ़ैसले, तमाम दुरुस्त इक़दामात बाई प्रोसेस होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, मरहलावार होते हैं। और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि खान साहब भी एक कदम पीछे हटेंगे और तैश में नहीं आएंगे, और फ़ौजी क़यादत भी जो है, इस्टेब्लिशमेंट भी होशमंदी का मुज़ाहरा करेगी और कशीदगी कम करने की कोशिश की जाएगी। जब तक कशीदगी है, जब तक इंतकाम का जज्बा हर तरफ कार फरमा है, अमन और इस्तेहकाम की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, और अमन और इस्तेहकाम के बग़ैर वो मईशत नहीं संभल सकती जो इन पहले ही बहुत ज़ख्मी है और जहाँ जिसे कहीं से सहारा मिलने का कोई इम्कान नहीं है। ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है, ठंडे दिल से तहम्मुल की ज़रूरत आ पड़ी है, तदब्बर की ज़रूरत है, चीखने और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।